हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल ही रही होगी। अच्छा, आपको तो पता ही है कि हम पीटी 365 को कर रहे थे और इस बार हम क्या कर रहे थे कि हम वर्ल्ड टूर पे गए हुए थे। मतलब क्या, हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे थे। हम देख रहे थे कि भाई दुनियादारी में क्या चल रहा है, अलग अलग देश विदेश में क्या हो रहा है। राइट, 2 पार्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आज है हमारा पार्ट थर्ड। अब आप पूछेंगे कि मैम आज हम कौन कौन सी देश में जाएंगे, घूमेंगे, कौन सी दुनिया के किस कोने में आज हम घूमने चल रहे हैं, कहाँ पर टूर है हमारा। तो आज हम देखेंगे रशिया एंड सेंट्रल एशिया को, एज वेल एज हम इंडो पैसिफिक रीजन को भी आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं रशिया में। राइट, तो रशिया से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें न्यूज़ है हमारी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। अब भाई ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है, क्यों न्यूज़ में है भाई, चलो देखते हैं। तो अभी हुआ ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने क्या किया है, 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो आपकी ये जो फोरम ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है, रशिया ने होस्ट की थी व्लादिवोस्टॉक में। ठीक है, व्लादिवोस्टॉक में जो ये फोरम जो है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसको होस्ट किया था रशिया ने और हमारे पीएम ने वर्चुअली इसको अटेंड किया। भाई वर्चुअली मतलब क्या है कि इसको इंटरनेट के ज़रिए अटेंड किया गया है, वहाँ पर विजिट नहीं किए हमारे पीएम ने। ओके, अब मैम ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है इसको अटेंड किया गया है, बट ये है क्या, कौन सी बला है ये, क्या कौन सी मीटिंग हो रही है, क्या फोरम है। तो भाई ये कोई बला नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक मीटिंग है, एक फोरम है। अच्छा, ये क्या है, तो ये 2015 में इस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, क्यों इस्टेब्लिश की गई है, क्योंकि जो रशिया का जो फार ईस्ट रीजन, तो हमने देखा ना रशिया इस तरीके से हमारा कुछ रशिया है। ठीक है, तो फार ईस्ट मतलब इस इलाके में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए कि अलग अलग कंट्री आएँ और इस इलाके में आकर इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए ही ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया है। 2015 से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, ये करती क्या है, तो ये डिस्प्ले करती है कि जो आपकी फार ईस्ट रीजन है रशिया का, ठीक है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, सूटेबल बिजनेस कंडीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अब आपके पास में बिजनेस कंडीशन अच्छी खासी मिल रही है, सूटेबल बिजनेस कंडीशन है, इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है, तो आप आइए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये चीज़ ये शो करती है। फोरम का एम है कि फार ईस्ट रीजन है जो आपका रशिया का, उसको एशिया पैसिफिक रीजन से कनेक्ट करना चाहते हैं। अब रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या रीजन है, चलो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट जो है ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है रशिया का। ठीक है, पैसिफिक को बॉर्डर करता है और साथ ही साथ में आर्टिक ओशन को भी बॉर्डर कर रहा है। तो ये रीजन क्या कर रहा है कि पैसिफिक एंड आर्टिक ओशन को बॉर्डर करता है। 5 कंट्रीज जो हैं उसको भी ये बॉर्डर कर रहा है। तो आपको याद रखना ही कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, चाइना है, ठीक है, जापान है, मंगोलिया है, यूएस है एंड नॉर्थ कोरिया है। तो ये जो रीजन है इसको ये क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये 5 कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है, आर्टिक ओशन को बॉर्डर करता है, एज वेल एज पैसिफिक ओशन को भी ये बॉर्डर करता है। अब ये जो रीजन है, तो रशिया का 1/3 टेरिटरी इस रीजन में ही आता है। यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर फिश बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, ऑयल मिल जाता है, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड्स यहाँ मिलते हैं, कोल यहाँ मिलता है, एज वेल एज बहुत सारी अदर मिनरल्स भी यहाँ मिल जाती हैं। रशियन गवर्नमेंट जो है इस रीजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, क्यों, जिससे कि जो रशिया है उसको एशियन ट्रेडिंग रूट से कनेक्ट किया जाए, इसके लिए ही इस एरिया को डेवलप करने की कोशिश चल रही है। चाइना यहाँ पर बिगेस्ट इन्वेस्टर है। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगाया, जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 90% पैसा किसने लगाया है, चाइना ने लगाया है। और चाइना के बाद में बात की जाए तो साउथ कोरिया ने इन्वेस्टमेंट किया एंड जापान ने भी इन्वेस्टमेंट किया, हमने भी इन्वेस्टमेंट किया है बट इतना ज़्यादा नहीं किया है। ठीक है, 90% तो आप देख रहे हैं चाइना ने ही लगा दिया है। अच्छा, इंडिया ने क्या क्या किया है इस रीजन में, अब ये भी बात है, तो चलो देख लेते हैं। तो नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर द रशियन फार ईस्ट एंड आर्कटिक जो है एक साथ काम कर रहे हैं कि जो आर्कटिक और रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है इसको डेवलप करेंगे। 2020 से 2025 तक ये 5 सालों में इस रीजन को डेवलप करने के लिए नीति आयोग और मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ
रशियन फार ईस्ट एंड आर्टिक रीजन जो है, ये दोनों मिलकर इस रीजन को डेवलप करेंगे 5 सालों में। ठीक है, इंडिया ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा हम डेवलप कर सकें। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है उसने सखालिन 1 प्रोजेक्ट जो है इस रीजन में चल रहा है, उसने भी स्टेक्स को परचेज किया है। इंडिया, जापान और रशिया जो है उन्होंने पहली जो ट्रैक सेकंड नेगोशिएशंस थी यहाँ पर लगे प्रोजेक्ट्स के लिए, वो भी कंक्लूड किए हैं। अच्छा, अब इंडिया और रशिया के क्या रिलेशंस है, इसके रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिफेंस पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस क्रूइज मिसाइल प्रोग्राम जो है, ब्रह्मोस हमें पता है ना, ब्रह्मोस पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैंने आपको खुद पढ़ाया है, डिफेंस से पढ़ाया था, याद करो डिफेंस से पढ़ाया था कि जो ब्रह्मोस है ये 2 रिवर के नेम पर इसका नाम है, ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कावा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हमारी इंडिया की रिवर एंड मोस्कावा रशिया की रिवर, इन दोनों ने कंट्रीज़ ने मिलकर ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम चलाया है। ठीक है, तो ये हम दोनों कंट्रीज़ जो हैं मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं। सुखोई Su-30 एंड टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है हमारे बीच में जो है पार्टनरशिप बना रहे हैं, डिफेंस में हम दोनों ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। कौन कौन? इंडिया एंड रशिया। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो रशिया जो है उसने इंडिया में कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बनाए हैं, जैसे कुंडनकुलम रिएक्टर जो है वो इंडिया में रशिया ने ही बनाया है। दोनों कंट्री जो है सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन जो है थर्ड कंट्रीज़ को दे रही हैं, जैसे बांग्लादेश को भी हम ये देते हैं। अच्छा, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले जो सोवियत यूनियन था उसने इंडिया के फर्स्ट 2 सैटेलाइट्स थे, आर्यभट्ट और भास्कर। ठीक है, हमारे इंडिया के जो पहले सैटेलाइट्स थे उस टाइम पर हम इतने काबिल नहीं हो पाए थे कि हम अपने सैटेलाइट्स को खुद लॉन्च कर सकें, तो हमने रशिया की हेल्प ली थी। ठीक है, रशिया ने ही हमारे पहले 2 सैटेलाइट्स जो हैं, जो आर्यभट्ट एंड भास्कर हैं, इनको लॉन्च किया था। ठीक है, साथ ही साथ में जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, हैवी रॉकेट को बनाने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत थी वो भी किसने दी है? रशिया ने ही हमें दी है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करें तो रशिया ने इंडिया की जो बिड दिया, इंडिया जो बोलती है कि हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट चाहिए। ठीक है, अब ये जो यूएनएससी है इसके बारे में आपको पता है ना कि इसमें कितने मेंबर होते हैं? टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, और 5 परमानेंट है। काम आपका इतना है कि आपको बताना कि 5 परमानेंट कंट्रीज इसमें कौन कौन सी हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, प्रीलिम्स आने वाले हैं, इतना पढ़ लिया होगा आपने, फटाक से बताओ। ठीक है, और ये रशिया जो है ये हमें सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई परमानेंट सीट इंडिया की होनी चाहिए यूएनएससी में। साथ ही साथ में न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हम एंट्री करना चाहते हैं और इसमें भी हमें ये फेवर करता है। ठीक है, साथ ही साथ में बहुत सारे जो आपके रीजनल फोरम्स हैं उनमें भी आपका जो रशिया और इंडिया है दोनों ही मेंबर्स हैं, जैसे कि ब्रिक्स में दोनों मेंबर हैं, एससीओ में दोनों मेंबर्स हैं, और G20 में भी दोनों मेंबर्स हैं। कल्चरल रिलेशंस की बात करें तो प्रोग्राम जैसे कि नमस्ते रशिया जो है, ठीक है, नमस्ते रशिया है, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एजुकेशनल ब्रिलियंस को भी हम शेयर कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर के ज़रिए हम एजुकेशनल जो आपकी ब्रिलियंस है, इंटेलिजेंस है, उसको भी हम शेयर करते हैं। रशिया घूम आए हैं अभी, और देखते हैं रशिया से रिलेटेड एक न्यूज़ और है। क्या न्यूज़ है भाई? तो जेनेवा कन्वेंशंस और रशिया और यूक्रेन का वॉर। भैया रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सब ने फेस की है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम सब ने ही फेस की थी, तो उसी को लेकर कुछ न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि जो रशियन ट्रूप्स हैं उनको ये एक्यूज़ किया जा रहा है कि उन्होंने जेनेवा कन्वेंशंस को वायलेट किया है। जब ये वॉर चल रहा था तब ये कहा जा रहा है कि रशिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ये कन्वेंशन जो है जेनेवा कन्वेंशन, इसको वायलेट किया। अब ये कौन सी कन्वेंशन थी जिसको वायलेट कर दिया, इसको समझना ज़रूरी है, चलो समझते हैं। तो जेनेवा कन्वेंशंस में 4 ट्रीटी हुई है। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन जो है 4 ट्रीटीज़ का सेट है, 1949 में ये आया है। ठीक है, और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स इसमें हैं। तो इसमें क्या है, 4 ट्रीटी हैं और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं। जेनेवा कन्वेंशन जो है 196 स्टेट से रेटिफाई किया है, यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने रेटिफाई किया है, वही हमारी इंडिया ने भी इसको रेटिफाई किया है। ठीक है, अच्छा 3 जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको रेटिफाई किया गया है, 174, 169 और 79 स्टेट्स ने अलग अलग। ठीक है, जैसे 3 प्रोटोकॉल हैं तो एक प्रोटोकॉल को तो 174 कंट्रीज़ ने रेटिफाई करा है, दूसरे को 169 ने, और थर्ड वन को 79 कंट्रीज़ ने ही रेटिफाई किया है। ओके, जेनेवा कन्वेंशन क्या क्या है और इसके अंदर क्या क्या कवर होता है। तो हमने बात की थी कि 4 जो हैं आपकी ट्रीटी हैं और 3 आपके
प्रोटोकॉल से, राइट। तो पहले ट्रीटी की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रीटी में क्या है, इसने कहा है कि जितने भी, अगर मान लो वॉर हो गया है, ठीक है, तो ज़मीन पर जितने भी आपके सिक सोल्जर्स हैं, वुंडेड सोल्जर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंट्री के हैं कि या फिर जिस कंट्री के आपके जो एनिमी कंट्री है उसके हैं, हमें क्या करना है, इस कन्वेंशन के अंडर जो भी हमारे सोल्जर्स वुंडेड हैं, जिनको घायल हो चुके हैं या फिर बीमार हैं, तो उनको हमें बचाना है, ठीक है। मेडिकल और रिलीजियस पर्सनल, मेडिकल यूनिट्स, मेडिकल ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड ट्रीटी क्या बोलती है? सेकेंड ट्रीटी कहती है कि जो वुंडेड, सिक और शिपरैक्ड मिलिट्री पर्सनल है सी में, ठीक है, उनको बचाना है। पहली वाली क्या कह रही है कि अगर कोई घायल हमें सोल्जर दिखता है तो उसे बचाना है, जो ज़मीन पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर सी में वॉर होता है तो सी में जो आपके घायल सोल्जर हमें मिल जाते हैं तो उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको हॉस्पिटल शिप्स प्रोवाइड करनी है, मेडिकल ट्रांसपोर्ट्स भी प्रोवाइड करनी है। अच्छा जी, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड ट्रीटी क्या कह रहे हैं? थर्ड ट्रीटी जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स पर अप्लाई होती है, ठीक है। किस पर अप्लाई होती है? प्रिजनर्स ऑफ वॉर, एक सीरीज़ भी आई थी, राइट। तो ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं इन पर ये अप्लाई होती है कि जो जनरल प्रोटेक्शन इनको देनी है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को जनरल प्रोटेक्शन देनी है। मतलब क्या कि इनको ह्यूमन ट्रीटमेंट देना, मतलब ऐसा ना है कि आप उनको बिल्कुल जानवरों की तरह मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उनको ठीक से ट्रीटमेंट देना है, उनकी मेंटेनेंस रखनी है और इक्वालिटी भी जो है मेंटेन करके रखनी है। फोर्थ ट्रीटी की बात करें हम तो सिविलियंस को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ट्रीटी को, किसी टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया तो अब आप उस पर ज्यादती कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी थी, जैसे कि हमने रेप न्यूज़ सुनी थी कि जो आपके सोल्जर्स हैं वो जिस टेरिटरी पर अपना कब्जा कर रहे हैं कि फिर वहाँ की जो भी फीमेल्स हैं उनके साथ रेप हो रहा है। इस तरीके की बहुत सारी हमने चीज़ें सुनी है कि भैया कि बहुत ज़्यादा अपराध हो रहा है, समझ लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो ये जो है इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो ट्रीटी है इसको वायलेट कहीं ना कहीं किया गया है। अच्छा, 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स की हम बात करें तो अगर प्रोटोकॉल फर्स्ट और सेकंड है तो उसमें क्या है? उसमें कहा गया है कि जो आपके विक्टिम्स हैं इंटरनेशनल और नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स के, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। थर्ड क्या कहता है कि एक हमें एडिशनल एम्बलम बनाने की ज़रूरत है। इसने थर्ड ने क्या किया है, एक एडिशनल एम्बलम बना ही दिया है, नाम उसका है रेड क्रिस्टल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे रेड क्रॉस होता है, रेड क्रिस्टल में एम्बलम्स होते हैं, ऐसे ही एक रेड क्रिस्टल भी इन्होंने बनाया है। अब चलते हैं तुर्कमेनिस्तान घूमने, ठीक है, रशिया घूम आए हैं, अब हम लोग चलते हैं, हमारी गाड़ी अब कहाँ रुकी है? सीधे रुकी है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान क्यों आए हैं बताओ जरा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो उन्होंने तुर्कमेनिस्तान घूमने गए। हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ घूमने गए बताओ? तो तुर्कमेनिस्तान घूमने गए, ठीक है। ये पहली जो विजिट है तुर्कमेनिस्तान को, हमारे कोई इंडियन प्रेसिडेंट पहली बार कहाँ गए हैं? तुर्कमेनिस्तान गए हैं, ठीक है। इंडिया के पहले कोई ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि तुर्कमेनिस्तान गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के अगर हम रिलेशंस की बात करें तो कई सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हमें मिले हैं साउथ तुर्कमेनिस्तान में, जो ये बताते हैं कि इंडिया और तुर्कमेनिस्तान का जो रिश्ता है ये कोई नया नया नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारे बीच में लिंक थे, ठीक है। तुर्कमेन गेट जो है वो दिल्ली में बना हुआ है 1650s में, ठीक है। ये भी बता रहा है कि जो गेट बना है तुर्कमेन गेट, ठीक है, दिल्ली में, तो ये बता रहा है कि इंडिया और तुर्कमेनिस्तान की जो टाइज है बहुत पुरानी है। इंडिया पहली ऐसी कंट्री, बहुत सारी, मतलब जो तुर्कमेनिस्तान को जब आज़ादी मिली थी 1995 में, तो जो कंट्रीज़ ने तुर्कमेनिस्तान को एक आज़ाद देश जो है माना था, उसमें इंडिया भी पहले कुछ कंट्रीज़ थी जिन्होंने माना था, उसमें इंडिया भी थी, ठीक है। और हमने ये 1991 में आज़ाद हुआ था तुर्कमेनिस्तान, और 1992 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश कर लिए थे फॉर्मली। सेंट्रल एशिया का जो फर्स्ट योगा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है वो भी अशकाबाद में ही इनॉग्रेट किया गया है 2015 में, ओके। अच्छा जी, एक हमें बॉक्स दे रखा है, इसको समझते हैं कि भाई क्या बातचीत यहाँ पर की गई है। तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में करे हैं, जिसको हम समझते हैं। पहला है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ठीक है। पहला क्या है? कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। ये क्या है? इसमें हम पॉलिटिकली, सिक्योरिटी, आपके इकोनॉमिकली, कल्चरली हम लेवल पर क्या कर रहे हैं, ये जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सेकंड वन अपना है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसमें क्या है कि शिप,
रेल और रोड के रूट्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कि इंडिया रशिया से कनेक्ट होगा, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होगा, यूरोप से भी कनेक्ट होगा और ईरान से भी कनेक्ट होगा। ठीक है, इसमें ही चाबार पोर्ट भी इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है तापी। तापी इज व्हाट इट इज़ तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसका एम ये है कि 33 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो गैस है, जो तुर्कमेनिस्तान के गैल्किनिश गैस फील्ड से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में पहुंचाने की बात की जा रही है और इसको पीस पाइपलाइन भी बोल रहे हैं। अशगाबाद एग्रीमेंट, जिसको इंडिया ने 2018 में ज्वाइन किया था, इसका एम है कि ये इंटरनेशनल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर को बनाना चाहता है सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच में। ओके, अब देखते हैं कि इंडिया और सेंट्रल एशिया की रिलेशनशिप कैसे हैं। देखो, जो इंडिया की एक्सटेंडेड नेबरहुड है उसका ही पार्ट है एक सेंट्रल एशिया का जो रिलेशनशिप हमने बनाए हैं, तो हमने इसी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी के अंडर ही ये रिलेशनशिप से बनाई है। जनवरी 2022 की बात करें तो इंडिया ने फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट भी होस्ट की। ठीक है, और हमारे इसी टाइम में, ठीक है, जनवरी 2022 में ही 30 साल भी पूरे हुए थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बनाए हुए। इंडिया जो है वो मेंबर है INSTC की, जिसके बारे में बात की, और अशगाबाद एग्रीमेंट, ये दोनों के बारे में हमने अभी देखा था, इसका ही पार्ट है इंडिया। इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि हम कनेक्टिविटी को बढ़ा सके चाबार पोर्ट के जरिए। देखो, चाबार पोर्ट हमने बनाया ना ईरान में, तो उसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। एक सिक्योर, वायबल, अनहिंडर्ड एक्सेस चाहते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको हम ये एक्सेस देना चाहते हैं। साथ ही साथ में हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, जिससे कि हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिससे कि सेंट्रल एशिया में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ये एक प्यारा सा हमें मैप देखने को मिला है, चलो इसको देखते हैं। ये रहा तुर्कमेनिस्तान, जिसकी हम बात कर रहे थे, अशगाबाद भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में हमें ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान भी देखने को मिलता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। अभी हमने बात की थी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर की बात की थी, तो अब इसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ईरान ने रशियन गुड्स जो है उसका ट्रांसफ़र स्टार्ट कर दिया है इंडिया में। ठीक है, ईरान क्या कर रहा है, रशियन गुड्स को इंडिया में भेज रहा है इसी INSTC का यूज़ करते हुए। तो ये क्या है, इसको समझते हैं भाई। तो ये ना 7,200 किलोमीटर की मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जैसे हमने अभी देखा ना कि रोड है, रेल है, शिप है, सबका इसमें यूज़ हो रहा है। 2000 में पहली बार इसका विजन किया था रशिया ने, इंडिया ने और ईरान ने, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें कॉपरेशन हम कर सके। ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से, और फिर इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ को कैस्पियन सी से ये कनेक्ट करता है। ईरान भी बीच में इसमें आता ही आता है। और फिर क्या होता है, सेंट पीटर्सबर्ग जो है उससे ये कनेक्ट होता है, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज से भी ये कनेक्ट होता है। अभी इसमें 30 मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं अगर हम बात करें तो इसमें मेंबर हैं इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, टर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन एंड सीरिया। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, तो इससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, ये 30% तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा और टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लगभग जितना हमें स्विच कैनाल से ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है उसका आधा टाइम इससे लगेगा। कैरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी 30% तक, और जो आपका ट्रांजिट टाइम है वो भी 25 दिन तक हो जाएगा। ठीक है, पहले 40 दिन लगता था, 25 दिन में हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। स्मूथ एक्सेस में मिल जाएगा सेंट्रल एशिया में। ठीक है, और उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे, फिर यूरोप तक भी कनेक्ट हो सकते हैं, रशिया तक कनेक्ट हो सकते हैं। जो करंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, क्योंकि हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में और कनेक्ट होंगे, तो वहाँ से ट्रेड भी हमारा होता रहेगा। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको हमारा एक करारा जवाब भी यही है। और इंडिया का जो कॉरिडोर है, एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया, आर्टिक, नॉर्टिक, बाल्टिक रीजन, उस तरीके से भी ये काम कर सकता है। अब ये INSTC को हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, अभी क्या है ना, अभी एक स्टैंडर्ड रूट इस तरीके से मेडिटेरियन सी को होते हुए इस तरीके से इतना घूम कर तब हम सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते हैं। इतना लंबा रास्ता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं, अब हमने ये बना लिया है, तो इससे क्या हो रहा है, इधर जाएंगे, ईरान में एंट्री होगी, अजरबैजान में होगी, और इस तरीके से मॉस्को, ये सेंट पीटर्सबर्ग, तो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में हम पहुँच जाएंगे। और इसी वजह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, टाइम है, सब कुछ कम होता जा रहा है।
अच्छा, दूसरे और भी कॉरिडोर्स हैं जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम रशिया और यूरोप के साथ में कनेक्ट करने के लिए बनाएंगे। वो है, एक है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि हम इंडिया और रशिया से कनेक्ट होंगे इस तरीके से, मतलब इंडिया रशिया से कनेक्ट होगा इस कॉरिडोर के जरिए। इंडिया का अरेबियन मेडिटेरियन कॉरिडोर भी बन रहा है, जो कि मेनलैंड यूरोप से कनेक्ट होगा, ठीक है। ग्रीस, मिडिल ईस्ट के जरिए हम कनेक्ट करेंगे यूरोप के मेनलैंड से। फिर हमने बात की थी चाबार पोर्ट की, भी नाम आया था, तो अब इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। अभी हुआ ये है कि इंडिया ने चाबार डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। चाबार डे सेलिब्रेट किया है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इंडिया और ईरान ने भाई देखा है कि भाई चाबार पोर्ट जो बन रहा है उसमें क्या तरक्की हो रही, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, इसका रिव्यू किया गया। और फिर जिस दिन ये रिव्यू किया गया उसी को हमने चाबार डे बोल दिया है। अच्छा, चाबार पोर्ट के बारे में बात करें तो ये सिस्तान और बालूचिस्तान प्रोविंस जो हमारी है ईरान में, वहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान में ये देखने को मिल रहा है। ये रहा चाबार पोर्ट, ठीक है। ये है आपका चाबार पोर्ट, हमें देखने को मिल रहा है गल्फ ऑफ ओमान में, ठीक है। ये ओनली डीप सी पोर्ट है ईरान का, जो कि ईरान को डायरेक्टली ओशन के साथ में एक्सेस देता है। इसके जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी कंट्री जो इसके आसपास है, तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है। साथ ही साथ में ये क्या कर रहा है कि INSTC में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसमें उसका भी एक पार्ट बन सकता है। इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान ने एक डील साइन की थी कि हम इस जो INSTC है इसको बनाएंगे। इसको चाबार एग्रीमेंट भी कहा गया है, 2016 में ये साइन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है, हम एक रेल लाइन बनाएंगे चाबार पोर्ट से जहादेन तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है उसी के साथ साथ ये रेल लाइन बनेगी, और ये जरंज को डेलाराम हाईवे से भी कनेक्ट करेगा। फिर ये जो हाईवे है जरंज डेलाराम हाईवे अफगानिस्तान में 215 किलोमीटर का लंबा हाईवे है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अफगानिस्तान में बना हुआ है और हमने ही हेल्प की थी इसको बनाने के लिए। इंडिया का एम है कि ये चाबार पोर्ट को ट्रांजिट हब बनाना चाहता है INSTC के अंडर, ठीक है, जिससे कि हम जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं वहाँ तक पहुँच सकें। CIS क्या है इसको समझो, तो CIS कंट्रीज़ कौन कौन सी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बैठ के याद कर लेना। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो अज़रबैजान आती है, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड यूक्रेन, ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। आपका काम है, आपको ये याद करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया के क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स और भी हैं चाबार पोर्ट के अलावा। क्या क्या है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये हमने कल ही पढ़ा है, कल के पार्ट में इसको कवर किया था, ठीक है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट भी हमने कल ही पढ़ा है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हम बना रहे हैं जो कि इंडिया को थाईलैंड से कनेक्ट करेगा, म्यांमार में होते हुए हम जाएंगे। मैकॉन्ग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो ये भी हमने कल पढ़ा कि ये जो हो चिन मिन जो वियतनाम में है, म्यांमार में, और जो बैंकॉक जो है आपका दावी जो है वो म्यांमार में है, बैंकॉक है थाईलैंड में है, और जो फ्नोम पेन है जो कंबोडिया में है, ये सब चेन्नई के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। हमने देखा ही था कल के, अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो आप देखो, उसमें ये सब अच्छे से डिस्कस किया था हमने, राइट। ईस्टर्न बेल्ट रोड, लेडो रोड एंड वर्मा रोड, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर थर्ड जो सेकंड चल रहा था तब क्या हुआ कि रोड जो है एक बनाया था जो आसाम को लिंक कर रहा है चाइना से म्यांमार में होते हुए। दिल्ली हनोई रेलवे लिंक भी प्रपोज की गई है कि वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर को इंडिया से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तामू कलेवा कालम्यू फ्रेंडशिप रोड जो है 160 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर रोड है, टामू से कालम्यू, जो कि म्यांमार के सागाइन रीजन में है, और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल जो आपका ये रहा हाईवे, राइट, तो इसका भी ये पार्ट है। रीटिडिम रोड जो है म्यांमार में, ये जो है आपका री को टिडिम से कनेक्ट कर रहा है। फिर BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये चाइना के कुनमिंग को इंडिया के कोलकाता से कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब सेंट्रल एशिया के कुछ प्लेसेस हैं जो अभी न्यूज़ में है, चलो इसको देखते हैं। तो ये है अपनी सेंट्रल एशिया स्क्वायर, एक रेक्टेंगल में ये देखने को मिल रहा है, इधर रशिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो आपका एरिया है ना, इसको ही यहाँ पर जूम आउट करके दिखाया गया है। अच्छा, क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, नहीं, ये जो जूम आउट करके दिखाया ये एरिया यहाँ नीचे है, ये वाला एरिया आपका अलग है, इसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये ताजिकिस्तान, सेकंड यहाँ पर ये प्लेस दिख रहा है ये किर्गिस्तान, थर्ड आपको दिख रहा है उज्बेकिस्तान, फोर्थ वन इज कजाकिस्तान, ठीक है। अभी क्यों न्यूज़ में, इसको भी हम देखते हैं, पहले इसको भी देख लेते हैं। चलो अभी पहले उन्हीं को देख लेते हैं वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, राइट। ताजिकिस्तान अभी आपने देखा, इसकी कैपिटल दुशानबे में है,
95 में है, तो ये क्यों भैया न्यूज़ में है? तो अभी ये हुआ है कि जो इंडियन एनवॉय हैं उन्होंने इंडिया ताजिकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को हैंड ओवर किया है। किसको दिया है? ताजिकिस्तान साइड के जो बोख्तार हैं उनको ये हॉस्पिटल हैंड ओवर कर दिया है हमारे एनवॉय ने। ये ताजिकिस्तान जो है ये लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर करती है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना से। 93% जो भी लैंड है ताजिकिस्तान की वो माउंटेनियस है। एले रेंज यहाँ पर मिलती है, पामिर माउंटेन्स भी यहीं पर मिलते हैं। अच्छा, सेकंड वन इज किर्गिस्तान, इसकी कैपिटल है बिश्केक। ठीक है, कंटेक्स्ट की बात करें कि क्यों न्यूज़ में है, तो पीपल जो है वो बेचारे उनकी डेथ हो गई है, उनकी इंजरी हुई है। एक वायलेंट बॉर्डर क्लैश हुआ था किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में, जिसमें लोगों की डेथ और इंजरी हुई है। ये सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। इसकी बाउंड्री की बात करें तो कजाकिस्तान है, चाइना है, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इनके साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। अच्छा, उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये इसकी कैपिटल ताशकेंट में है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अनरेस्ट फैल चुका है। अनरेस्ट क्यों फैल चुका है? क्योंकि उज्बेकिस्तान का जो एक रीजन है काराकाल पाकिस्तान, ठीक है, इसको लेने के लिए, इस पर ऑटोनॉमी दिखाने के लिए, ठीक है, अनरेस्ट फैल चुका है। लगभग 18 बच्चों की यहाँ पर डेथ हुई थी उज्बेकिस्तान के समरकांत में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंडिया मैन्युफैक्चर्ड सिरप पी लिया था और दिखाया जा रहा था कि वहाँ पर उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिला और इस वजह से इन बच्चों की डेथ हुई। उज्बेकिस्तान है एक डबली लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्री, मतलब ये जो उज्बेकिस्तान है ना, तो इसके आसपास जो कंट्रीज है वो भी लैंडलॉक्ड है। ये चीज़ होती है डबली लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, अब ग्लोबली सिर्फ दो ऐसे नेशन हैं जो डबली लैंडलॉक्ड है, तो एक है लिechtenstein, ठीक है, लिechtenstein, ठीक है, और सेकंड वन आपका उज्बेकिस्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है। अभी क्या हुआ, एकदम से फ्यूल प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए नेशनल क्राइसिस देखने को मिल रही है। ये लार्जेस्ट कंट्री है जो सेंट्रल एशिया में मिलती है और 9th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ओके, अब खेरसोन को देखते हैं आखिर ये खेरसोन कहाँ पर है। ये एरिया आपको जो दिख रहा है दैट इज़ खेरसोन। ठीक है, ये खेरसोन एरिया है। ठीक है, लगे हाथों और भी एरियाज़ को यहाँ पे देख ही लेते हैं। तो ये आपका जो 6 नंबर पर है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो शेडेड एरिया है दैट इज़ ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन। ठीक है, 7th आपका स्नेक आइलैंड ये आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कर्च स्ट्रेट भी दिखने को मिल जाएगी। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है ये दिस इज कर्च स्ट्रेट। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं क्यों है ये सारी चीज़ें न्यूज़ में। तो खरसोन को देखें तो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट जो है खरसोन रीजन में, उसने अनाउंस किया है कि जितने भी न्यू बॉर्न्स हैं उनको रशियन सिटीजनशिप यहाँ पर मिलेगी। और साथ ही साथ में क्या हुआ है कि रशिया ने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पर जारी कर दिया है और वहाँ की करेंसी भी रूबल बना दी है। ठीक है, तो रूबल को खेरसोन की करेंसी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब खेरसोन में बहुत देर से आप खेरसोन बोल रहे हो, आखिर ये क्या है ये तो बताओ। तो खेरसोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, सदर्न यूक्रेन में ये मिलती है। ठीक है, ये नाइपर रिवर पर सिचुएटेड है। ठीक है, ब्लैक सी में ये नाइपर रिवर जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको खेरसोन देखने को मिलेगा। 1778 की बात करें तो ये पहली नेवल बेस बनी थी और शिपयार्ड बनी थी रशियन नेवी की, जो कि ब्लैक सी कोस्ट पर थी। पहली मेजर अर्बन सेंटर है जो कि रशियन फोर्सेस के कंट्रोल में आया था जब ये इन्वेजन हुआ था यूक्रेन पर। दैट इज़ वाई खेरसोन इज इन न्यूज। अच्छा जी, ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन की अगर हम बात करें जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है, तो रशिया ने एक नया फ्रंट खोल दिया है यूक्रेन की वेस्टर्न बॉर्डर में। कहाँ पर? ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन में, जो कि मोल्डोवा में मिलता है। ठीक है, ये ईस्ट बैंक पर है, जो नाइपर रिवर है उसी के ईस्ट बैंक पर ये मिलता है। ठीक है, ये मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच में ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन देखने को मिलता है। हमने अभी देखा था जो शेडेड पोर्शन था वही ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन है। इसको रेमनेंट ऑफ सोवियत यूनियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको रशिया ने एक आज़ाद देश के तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया है और इसकी इकोनॉमी अभी भी रशिया पर ही डिपेंडेंट है। रशिया से सब्सिडीज़ और रशिया से ही फ्री गैस ये लेता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो यहाँ पर हैं वो रशियन बोलते हैं और साइलेरिक स्क्रिप्ट जैसे रशियन यूज़ करते हैं वैसे ही स्क्रिप्ट को ये भी यूज़ करते हैं। फिर हमने एक स्नेक आइलैंड को भी देखा था अभी थोड़ी देर पहले मैप में। तो स्नेक आइलैंड न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने बहुत सारा लॉस किया है रशियन मिलिट्री को, क्योंकि उसने स्नेक आइलैंड पर एयर स्ट्राइक की थी। इस वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है रशियन मिलिट्री को। इसको ज़मीनी आइलैंड भी बोलते हैं, इसको स्नेक और सर्पेंट आइलैंड भी बोलते हैं। छोटा सा एक रॉक का पीस है। ठीक है, 700 मीटर से भी ये कम का
कम एरिया है इसका, ठीक है। इसको एक्स शेप्ड में भी बोला जाता है कि इसका जो शेप है वो एक्स शेप्ड है, ठीक है। 30 किलोमीटर दूर है ये ब्लैक सी के कोस्ट से, ठीक है। और डैन्यूब जो रिवर है उसके माउथ के ईस्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है ओडिशा की। ये जो ओडिशा है, ओडिशा जो पोर्ट सिटी है उसके साउथ वेस्ट में मिलता है। ये पोर्ट सिटी नहीं है बट इसका ये मिलता कहाँ पर है, ओडिशा के साउथ वेस्ट में। और ओडिशा जो है ये हमारी उड़ीसा नहीं है इंडिया वाला, ठीक है। ये ओडिशा एक अलग सिटी है, वो है पोर्ट सिटी, ठीक है। अब ये स्नेक आइलैंड, देखो कितनी मज़े की बात है यहाँ पर कि स्नेक आइलैंड, इसका नाम तो स्नेक आइलैंड है, नाम सुन के लग रहा है यहाँ पर स्नेक मिलते हो, दैट इज वाई इसका नेम स्नेक है, स्नेक आइलैंड है। बट यहाँ पर मजाक की बात कुछ नहीं है, यहाँ पर मज़े की बात है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी स्नेक नहीं है भैया। स्नेक आइलैंड में देयर आर नो स्नेक्स, कोई सांप आप नहीं मिलेंगे। यूक्रेन को ये बिलोंग करता है। कर्ज स्ट्रेट भी अभी हमने देखी थी। तो अभी हुआ ये है कि रशिया यूक्रेन का वॉर जब चल रहा था तब कर्ज ब्रिज जो है वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, ठीक है। ये कर्ज ब्रिज जो है ये रशिया को क्रीमिया से जोड़ती है और इस पर ब्लास्ट हो गया था। इसको क्रीमियन ब्रिज भी बोलते हैं। कर्ज ब्रिज जो है ये यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है जो कि कर्ज स्टेट पर बना हुआ है। कर्ज स्टेट जो है ये कर्ज जो पेनिनसुला जो क्रीमिया का है और तमन पेनिनसुला जो आपका मिलता है रशिया में, ठीक है। तो उसके बीच में ये स्ट्रेट लोकेटेड है। ये सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ती है। ओके, तो अब हम जो है रशिया घूम आए हैं। अब हम घूमते हैं कहाँ पर भाई, अब चलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और यूएस की, ठीक है। तो इंडिया और यूएस के भैया कैसे रिलेशन है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस की, भाई हमारा कितना ट्रेड होता है और कैसे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं यूएस के साथ में। तो यूएस हमारा जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा, ठीक है। चाइना को भी हरा दिया है यूएस ने और चाइना को हराते हुए यूएस हमारा 2021-22 में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। यूएस ने मॉरिशियस को रिप्लेस किया है किस तरीके से, जो एफडीआई हमें मिलती है, ठीक है। तो एफडीआई का सेकेंड लार्जेस्ट रिसोर्स पहले मॉरिशियस था, अब 2020-21 में यूएस बन गया। यूएस जो है टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस भी है। इंडिया के जो एफडीआई जाती है तो यूएस में भी जाती है, टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में यूएस भी आता है। ये ग्रीन कलर से जो मैप में आप एरिया देख रहे हैं ये भी यूएसए और ये अलास्का भी यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है। डिफेंस और कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया यूएस डिफेंस कॉपरेशन किस बात पर बेस्ड है, जो न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस कॉपरेशन आया था उस पर ही हमारे डिफेंस कॉपरेशन बेस्ड होता है। इंडिया को यूएस ने मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया था 2016 में। डिफेंस एग्रीमेंट से बहुत सारे हमने किए हैं, जैसे कि हमने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया, फिर हमने कम्युनिकेशंस कंपैबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी किया है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है एंड हमने बेका भी किया है। ये सारे जो आपके एग्रीमेंट्स हैं इनको आपको डिटेल में पढ़ना है अलग से, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत न्यूज़ में ये रहते हैं। बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम यूएस के साथ में करते हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं। और 2019 में तो एक हमने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प उसको भी स्टार्ट किया है। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी और स्पेस कोऑपरेशन की बात करें तो हमारा जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है इंडिया यूएस साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2005 में साइन हुआ। इसको बहुत बार हम रिन्यू कर चुके हैं। 2019 में 10 साल के लिए हमने फिर से रिन्यू किया है। इसरो और नासा मिलकर एक जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बना रहे हैं जिसका नाम निसार है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन में काम आएगा। अच्छा, डायस्पोरा की बात करके लोग जो है पीपल टू पीपल टाइज कैसे हैं, तो इंडियन अमेरिकन जो हैं वो आपका 3rd लार्जेस्ट एशियन एथनिक ग्रुप है जो कि यूएस में मिलता है। लगभग 3.18 मिलियन जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन वहाँ पर मिलते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो UN, G20, एसोसिएशन ऑफ साउथ जो आपका आसियान है, रीजनल फोरम है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, इसमें दोनों की दोनों कंट्रीज़ पार्ट लेती हैं, मेंबर हैं। फिर आपका जो न्यूज़ में है वो 2+2 डायलॉग, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि 4th 2+2 डायलॉग जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है वाशिंगटन DC में। की हाईलाइट्स की बात करें तो दोनों ही साइड्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेंगी, ये बात की गई है। साथ ही साथ में इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार 2023 में होने वाला है, इस पर भी चर्चा हुई। दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो कह रही हैं कि जो US एड सपोर्टेड COVID-19 लर्निंग एक्सचेंज वर्चुअल प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है इसका एक्सपेंशन करने की बात कर रही हैं। इसमें और ज़्यादा प्रोग्राम्स लेकर आए जाएंगे जो कि आपके ज़्यादातर और ज़्यादा सिटीज़ और ज़्यादा हेल्थ ऑफिशियल्स और ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रुप को इंक्लूड करेंगे कि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर शेयर कर सकें। नासा और इसरो का जो निसार सैटेलाइट है ये किस तरीके से लॉन्च होगा 2023 में इंडिया से, इस पर भी बातचीत हुई है। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव है इसको रिवाइटलाइज की जाएगा, ठीक है। जॉइंट प्रोजेक्ट्स करे जाएंगे एडवांस इमर्जिंग एंड क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ पर। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इंडिया यूएसए ने एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर भी साइन किया है ईयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए DTDI के अंडर। कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि काटसा में क्या होता है कि काटसा में ये यूएस का एक आपका कह सकते हैं कि एक लॉ है, ठीक है। यूएस का लॉ क्या है, ये 2017 में आया है, जिसका मतलब है कि ऐसी कंट्रीज जो कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ में इकोनॉमिक कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर क्या होता है, अगर वो कुछ भी इंगेजमेंट कर रहे हैं रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ में, तो उस पर कोई ना कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस ये यूएस लगाएगा। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जब हमने S-400 मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू ईयर मिसाइल सिस्टम को जब हमने परचेज़ किया था, ठीक है, तब इस पर जो है ये हमें बात हो रही थी कि क्या हम पर कहीं ऐसा ना हो कि हम पर भी ये लग जाए, ठीक है, हम पर भी ये काटसा लग जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम पर काटसा नहीं लगा है, ठीक है। हमने ये सिस्टम रशिया से लिया था। ओके, अगर आपने डिफेंस वाला जो पार्ट देखा है, आई थिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने कवर किया है, तो उसमें हमने ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है इसको डिटेल में समझा है, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री जापान में। चलो, जापान में हम घूमने आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इंडिया और जापान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके भी 70 साल हो चुके हैं, इसीलिए हमने कहा कि चलो अब जापान को घूम कर आया जाए। ओके, तो सेपा जो है 2011 से ही दोनों कंट्रीज़ के बीच में सेपा चला आ रहा है, ठीक है। जापान बिगेस्ट बायलैटरल डोनर है इंडिया के लिए, जो जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है वो हमें मिलती ही रहती है, ठीक है। इससे हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इसी पैसे से बनाया है जो हमें जापान से मिला है। जापान जो है लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। $35 बिलियन रुपए की FDI, $35 बिलियन जो है वो FDI हमारे इंडिया में आई है पिछले 20 सालों में। साथ ही साथ में इंडिया और जापान जो है भी ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं सप्लाई चेन्स रिजिलियंस इनिशिएटिव्स के अंडर। ओके, अब यहाँ अगर हम जापान की बात करें तो जापान को हम देख सकते हैं, इधर हमें सी ऑफ जापान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सी ऑफ जापान देखने को मिलता है, यहाँ पर क्यूशू आइलैंड देखने को मिलता है, फुकुओका देखने को मिलता है, शिकोकू देखने को मिलता है, हिरोशिमा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ आपको सबको पता है, राइट। तो यहाँ पर ये आपको हिरोशिमा देखने को मिल रहा है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये क्योटो, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल आपको पता होगा तो वो भी यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है, ये वो जगह है। सेंडाई फ्रेमवर्क हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो ये सेंडाई वो प्लेस है, ये होन्शु आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी जो टोक्यो इसकी कैपिटल भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर साडो आइलैंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इधर इसके कोरिया स्ट्रेट देखने को मिलती है, ईस्ट चाइना सी देखने को मिलता है, फिलिपीन सी देखने को मिलता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन भी देखने को मिल रहा है हमें। अच्छा जी, अब इंडिया और जो जापान है दोनों जर्मनी और ब्राज़ील के साथ में काम कर रहे हैं कि हमें कैसे न कैसे UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। अभी हमने बात की थी परमानेंट सीट की जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा था, तो उसमें ही जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया और जापान जो है इसको हम G4 भी बोल सकते हैं, ये UNSC में परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। इसरो और जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं लूपएक्स मिशन पर। इसका एम है कि लैंडर और रोवर को हम मून के साउथ पोल पर 2024 तक भेजेंगे। इंडिया और जापान जो है दोनों ही लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स भी साइन कर चुके हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स क्या होते हैं ये हमने कल के ही आपके जो लेक्चर था उसमें अटेंड किया है, उसमें और बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है, तो आपको वो लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। दोनों कंट्रीज़ ने इंडिया जापान इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फंड को बनाया है 2019 में। इंडिया और जापान जो है उसकी फोर्सेस रेगुलरली कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करती हैं, जैसे कि शिन्यू मैत्री जो एयरफोर्स करती है, एयरफोर्स जो हमारी है वो ये एक्सरसाइज करती हैं। धर्म गार्जन आर्मी के साथ में होती है, GMAX नेवी के साथ में होती है, सहयोग काइजन कोस्ट गार्ड जो है वो ये एक्सरसाइज को करते हैं, और मालाबार जो है ये नेवी और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। जापानीज जेन गार्डन काइजन अकेडमी जो है ये अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इनॉग्रेट की है, ये आपकी इनॉग्रेट हुई है। ये आपका कहाँ मिलता है? गुजरात में मिलता है।
की बायलैटरल कॉपरेशन अगर हम इंडो पैसिफिक में देखें तो दोनों ने मिलकर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में बनाई है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स में और सप्लाई एग्रीमेंट में भी एंटर किया है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में भी बनाया है और क्वेड का भी दोनों पार्ट हैं। कुछ रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आपके जो फॉर्मर जापान पीएम थे शिंजो आबे, उनको असैसिनेट कर दिया गया था। इंडिया जो है उसका स्पेशल मेंशन देखने को मिलता है उनकी ही लिखी एक बुक में, जो बुक का नाम है वो है टूवर्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। उनके कंट्रीब्यूशंस की बात करें अगर इंडिया जापान में के रिलेशनशिप में, तो स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप जो है उसकी इन्होंने ही नींव रखी थी। जापान को इन्होंने इंडिया की जो एफडीआई है उसमें 10th रैंक लेकर आए थे कि एफडीआई जो हमें कहाँ से मिलती है, तो उसमें हम बोलते हैं कि एफडीआई रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से, तो उसमें 10th नंबर पर जापान आ गया था। इतना ज़्यादा उसने इंडिया में एफडीआई करा था। और इंडिया की जो एंट्री है 4th इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रीजन में, उसमें भी उन्होंने जो आपके जो शिंजो आबे थे उन्होंने सपोर्ट किया था। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पद्म विभूषण से नवाजा था 2021 में। अच्छा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मतलब क्या है कि अब हम घूमने घामने कहाँ चले गए हैं, अब हम आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। अभी हुआ ये है कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था और वो फोर्स में आ चुका है। अब ये जो आपका एग्रीमेंट है इससे एक्सपेक्टेशन है कि ये बायलैटरल ट्रेड को 45 to 50 बिलियन डॉलर तक का बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, ये कम से कम 10 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा इन्वेस्टमेंट्स और स्टार्टअप्स की। अब ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है आखिर ये क्या है, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से इन दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को इम्प्रूव किया जाएगा और उसको और बढ़ावा दिया जाएगा। जितने भी टैरिफ लाइन्स हैं उन सबको ये कवर करता है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये जो पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ में किया है, ठीक है, पिछले 10 सालों में हमने जो है वो पहला एग्रीमेंट है जो डेवलप्ड कंट्री के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इंडिया यूए कॉम्प्रिहेंसिव जो आपने देखा था, इंडिया और यूएई का सेपा आया है, उसके बाद में ये सेकेंड ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया ने इस साल ऑपरेशनलाइज किया है। ठीक है, अब इसके क्या प्रोविजंस है इस एग्रीमेंट के, तो जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रोवाइड करनी है। 96% जो इंडिया का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो उसमें 0% ड्यूटी ये लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडियन ग्रेजुएट जो हैं इस टाइम से उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी ग्रांट किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने एग्री किया है कि वो अपने डोमेस्टिक टैक्स लॉ को भी अमेंड करेगा, जिससे कि जो टैक्सेशन है ऑफशोर इनकम, जो इंडियन फर्म्स की ऑफशोर इनकम होती है उस पर वो टैक्सेशन लगा देता है, उसको रोकने के लिए वो अपने टैक्स लॉ में भी चेंजेस करने की कोशिश करेगा। एक सेपरेट एनेक्स बनाया है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, जिससे कि फास्टैग अप्रूवल मिल जाएगा हमारे पेटेंटिंग, जेनरिक और बायोसिमिलर मेडिसिन के लिए। इसमें बहुत सारे एरियाज कवर है जैसे कि रूल ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसके कुछ आपके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिलेशन के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। जिसकी इकोनॉमी की बात करें तो हमारा 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट भी इंडिया है ऑस्ट्रेलिया की। है ऑस्ट्रेलिया का मैप रहा, इधर इंडियन ओशन, यहाँ पर आपको देखने को मिले इसकी जो आपकी कैपिटल है कैनवेरा, पैसिफिक सी, कोरल सी, पापुआ न्यू गिनिया आपको देखने को मिल रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है। ठीक है, इंडोनेशिया भी इसी के पास में देखने को मिल रहा है। डिफेंस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन डिफेंस साइन की गई है। ठीक है, एक डील की गई है, रेसिप्रोकल एक्सेस मिलेगा हमें मिलिट्री बेसिस का। लॉजिस्टिक जो हमने एग्रीमेंट की बात की थी कल के लेक्चर में, वही यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी किया है। 2+2 सिक्योरिटी डायलॉग्स भी होते हैं, मालाबार नेवल एक्सरसाइज में दोनों ही पार्ट लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक भी कंडक्ट की जाती है एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, ऑसी इंडेक्स, ऑस्ट्रा हिंद, ये रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जिसमें दोनों ही कंट्रीज पार्ट लेती हैं। ठीक है, रीजनल मल्टीलेटरल ग्रुपिंग में भी पार्ट दोनों कंट्री लेती हैं, जैसे क्वाड। ठीक है, ट्राइलेटरल सप्लाई चेन इनिशिएटिव हो गया, IPEF बहुत न्यूज़ में था। ये जो हैं ये कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें दोनों के दोनों कंट्रीज मेंबर्स हैं। अभी हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जो हमारी हुआ है। ठीक है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे हम, टेक्निकल कोऑपरेशन देंगे किसमें, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव में। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोऑपरेशन देंगे अर्बन वाटर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट में। साथ ही साथ में रेयर अर्थ मिनरल जो है लिथियम, कोबाल्ट, इसको भी हम कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए जॉइंट प्रोजेक्ट जो है वो लगाए
जा रहे हैं, कॉपरेशन यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ कर रही हैं। अब हमने बात की थी कि IPEF जो है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अब न्यूज़ में था तो पढ़ना भी है। हाँ जी, पढ़ते हैं। तो इंडिया ने एग्री किया है कि हम भी IPEF जो है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसका पार्ट बनेंगे। तो ये आखिर ये क्या है? तो ये US लेड एक फ्रेमवर्क है जिसमें 14 कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये इकोनॉमिक अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ग्रुप है, ठीक है। जो ग्रुपिंग है इसका जो इंटेंशन है वो ये है कि जो आपके एग्रेसिव और नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रेड होता है चाइना के साथ में, उसको ये बंद करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये ज़्यादातर स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये एक फोरम है, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, ट्रेड के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी मार्केट एक्सेस जो है इसके मेंबर को मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं है, और सारी कंट्रीज़ भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं, ये सबके लिए ओपन है। अच्छा, अभी कौन कौन मेंबर है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, आपका जो रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, आई थिंक ROK, ठीक है। अब देखना ये क्या चीज़ है, ROK की फुल फॉर्म देख लेना। मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, USA, वियतनाम एंड आपका थाईलैंड, ये सब कंट्रीज इसकी पार्ट हैं। ओके, 4 पिलर्स हैं जिस पर ये बेस्ड है। तो ट्रेड, सप्लाई चेन, मतलब यहाँ पर क्या क्या डिस्कस होगा? तो ट्रेड को डिस्कस करा जाएगा, सप्लाई चेन को डिस्कस किया जाएगा, क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बोनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे, टैक्स एंड एंटी करप्शन भी बात यहाँ पर होगी, इस पर भी हम इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी, ठीक है। ये कंट्रीज़ फ्री हैं, इसको ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। ज्वाइन करें ना करें उन पर कोई भी कंपल्जन नहीं है, वो इसको ज्वाइन करें या ना करें उनकी मर्जी है। इंडिया ने 3 पिलर्स पर एग्री करा है, बट हम जो आपका हमने अभी तक सप्लाई चेन पर एग्री कर लिया है, ठीक है। टैक्स वाले पर हमने एग्री कर लिया है, क्लीन एनर्जी पर एग्री कर लिया है, ट्रेड पर अभी ठीक से बातचीत नहीं हो पाई है, इस पर कुछ एग्रीमेंट जो है नहीं हो पाया है। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? तो रीजनल ट्रेड जो है उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। नेगोशिएशंस हो सकती हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाइना को हम काउंटर कर सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, रेजिलिएंट सप्लाई चेन भी यहाँ पर बिल्टअप होगी। अब इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो ये जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर एशिया पैसिफिक जो आपका रीजन है वही, इसको ही हम इंडो पैसिफिक रीजन बोल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग तरीके से डिफाइन करती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वर्ल्ड का 44 लैंड एरिया, जो 44% लैंड एरिया है वर्ल्ड का, वो इसी एरिया में आता है। 65% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहीं रहती है, 62% वर्ल्ड की GDP यहीं से जनरेट होती है, 46% जो वर्ल्ड की मर्केंटाइज ट्रेड है वो यहीं से होता है। अच्छा जी, अब हम अभी बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अब अपनी प्यारी सी वे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करते हैं। अब हुआ यह है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसने मल्टी रिसर्च सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ को लॉन्च किया गया है। जब आपका 29 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जा रहा था तब इसको लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें तो इसकी ओपनिंग जो है अनाउंस की गई थी 4th बिम्स्टेक में ही। ये जो समिट हुई थी, 4th बिम्स्टेक समिट हुई थी 2018 में नेपाल में, तभी इसकी ओपनिंग को अनाउंस किया गया था। अब ये ओपन हो पाया है। इसमें कोलैबोरेशन होगा जियो इकोनॉमिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, इकोलॉजी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी, लॉ, कल्चर, हेरिटेज एक्सेट्रा, ये सब कैसे हम इससे अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं वे ऑफ बंगाल रीजन में, इस पर ये चर्चा होगी, बातचीत होगी। इंडिया जो है इंडिया का ओवरऑल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करेगा जो आपके मैरीटाइम एंगेजमेंट में काम आएगा। इनिशिएटिव्स कौन कौन से इंडिया ने लिए हैं बे ऑफ बंगाल के लिए? तो इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम जो है इसको बनाया गया है, इंडियन नेवी इसको लीड करती है, जहाँ पर मिलिट्री लीडर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो रीजनल चैलेंजेस के लिए डिस्कस कर सकते हैं। नेवल एक्सरसाइज यहाँ पर होती है जैसे कि मिलन, ठीक है, ये आपका बाइनियल नेवल एक्सरसाइज है। वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स हुए हैं जिससे कि जो कॉमर्शियल शिपिंग है उसके और लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर एक्सचेंज किया जाएगा। सुनामी वार्निंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेशनल सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर भी बनाया गया है, जिससे कि जो सुनामी ना आ जाए जल्दी, अगर सुनामी है तो उससे पहले वार्निंग मिल जाए और जो भारी भरकम नुकसान होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम भी यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने चलाया है, जिससे कि सेवरल कंट्रीज जो है इंडियन ओशन के आसपास की वो मॉनसून विंड्स के बारे में जो है पहले से ही नॉलेज को इकट्ठा कर सकती हैं। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में बात करें तो ऑकस है, जो चाइना है उसने अभी क्या किया है, उसने विड्रॉ कर लिया अपना ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। जो ऑकस के अगेंस्ट में उसने एक रिजोल्यूशन लेकर आया था चाइना, तो उसमें क्या किया है, उसने उसको विड्रॉ कर लिया है। और ये सब काम हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के
ग्रुपिंग में, ठीक है। तो वहाँ पर जो ऑकस ग्रुपिंग जो है उसके अगेंस्ट में चाइना एक ड्राफ्ट लेकर आया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, अब उसको इसने विड्रॉ करा है। ये क्यों आया है? क्योंकि इंडिया का जो डेप्थ एंड इम्पैक्टफुल डिप्लोमेसी है उसके बैकड्रॉप में ये ऐसा हो पाया है, जहाँ पर इंडिया ने स्मॉलर कंट्रीज़ को हेल्प की है कि चाइनीज़ प्रपोजल जो है उसको अगेंस्ट में क्लियर स्टैंड ले सके, इसके लिए फिर यहाँ पर ऐसा हो पाया है। ऑकस है क्या? तो ऑकस एक 3 वे स्ट्रैटेजिक डिफेंस एलियंस है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस इनकी ये ग्रुपिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स को बनाना ये चाहते हैं, इसीलिए ऑकस बनाया गया है। पिछले साल बहुत न्यूज़ में ऑकस था। अच्छा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये क्या है? तो ये वर्ल्ड की सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जो साइंटिफिक टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है न्यूक्लियर फील्ड में, ठीक है। ये ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन सिस्टम के अंडर ही आता है। न्यूक्लियर वेपन्स को फैलने से ये बचाने में काम करता है, ठीक है। गामीबिया ने इसमें को लास्टली 2023 में ही ज्वाइन किया है। 176 इसकी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, हम भी इसके मेंबर हैं। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसको 2005 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। ये एनपीटी का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं पार्टनर्स इन दी ब्लू पैसिफिक, ठीक है। तो अभी चाइना की जो अग्रेसिव आउटरीच है पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स में, तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जापान ने मिलकर जो आपकी पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है। पहले जो है चाइना ने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट को रिलीज़ किया था जिसको कॉमन डेवलपमेंट विजन बोलते हैं, जहाँ पर चाइना जो है वो चाहता है कि अपने लॉ इन्फोर्समेंट को और बढ़ाए, ठीक है, पैसिफिक नेशंस के कॉपरेशन में। अब जो है ये वो चाइना लॉन्च कर चुका था। अब ये जो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक है, ये 5 नेशन का इनफॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं उनको ये सपोर्ट करेगा और डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक टाइज को यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, रिजिलियंस और सिक्योरिटी पैसिफिक रीजन में बढ़ाई जाएगी, ठीक है। पैसिफिक रीजनलिज्म को ये एलिवेट करेगा और एरिया ऑफ कॉपरेशन यहाँ पर क्या क्या है? तो क्लाइमेट क्राइसिस, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सेट्रा, यहाँ पर इस सब चीज़ों में कॉपरेशन किया जाएगा। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट की बात करें तो अभी जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट को साइन किया है। ये एक नया एग्रीमेंट है जिसमें हम डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉपरेट करेंगे कि सिक्योरिटी टाइज को और ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, क्योंकि चाइनीज़ मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट जो इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए ही ये एग्रीमेंट आया है। इंडिया, यूएई एंड फ्रांस ट्राइलेटरल मीट की अगर हम बात करें तो इंडिया, यूएई, फ्रांस जो है अपनी पहली ट्राइलेटरल मीटिंग को उन्होंने होल्ड किया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये था कि पोटेंशियल कॉपरेशन हम इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या कर सकते हैं उसको हम मीट कर सकें, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और आपका डिजास्टर रिलीफ, ब्लू इकोनॉमी एंड मैनी मोर, ठीक है। बहुत सारे एरियाज़ में हम यहाँ पर एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है। इससे कॉपरेशन जो है इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ेगा, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगी, इंडिया का ग्लोबल फुटप्रिंट भी और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। सागर इनिशिएटिव के लिए इंपॉर्टेंट है और शेयर्ड गोल्स की तरफ हम काम कर पाएंगे। फिर है मिनरल से सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो इंडिया ने अभी कंसर्न शो किया है कि अभी जो यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इसका पार्ट नहीं है इंडिया, ठीक है, और इस पर कंसर्न शो किया गया है। जो ये आपका मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जिससे कि स्टेबल और डाइवर्स मिनरल सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश किया जा सके। इससे क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं इसमें इंश्योर किया जाता है कि वो प्रोड्यूस हो, प्रोसेस हो, रिसाइकिल हो, ठीक है। एबिलिटी ऑफ कंट्री जो भी है उसको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 मेंबर्स हैं, ये आपको याद रखना है। कोरिया, यूएस, कनाडा, जापान, जर्मनी, यूके, यूरोपियन कमीशन, फिनलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, बट हम इसके पार्ट नहीं हैं, ठीक है। अब ये जो हैं ये किसकी सप्लाई करेंगे? तो कोबाल्ट, निकल, लिथियम और 17 दूसरे रेयर अर्थ मिनरल जो हैं उनकी सप्लाई की के उसमें ये काम करेंगे। इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड की बात करें तो ये कोऑपरेशन जो इंडो पैसिफिक हम कर रहे हैं, तो इंडिया और फ्रांस ने एग्री किया है कि वो इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड को इस्टेब्लिश करेंगे। इसका एम होगा कि इंडियन बेस्ड इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स जो हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनकी फंडिंग होगी, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से किया जा सके, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा जाएगा, ठीक है। इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया है यूके के साथ में, ठीक है, जिससे कि जो है टीडीसी फंड है इसका किस तरीके से यूज़ होगा, ये जो टीडीसी फंड बन रहा है इसका यूज़ कैसे होगा, इसके लिए टेम्पलेट बनाया जाएगा।
यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो अभी मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है वो इसका हुआ है यूएसए में। ये लॉन्च की गई थी यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के अंडर। ठीक है, 5 पिलर पर काम करने की बात की जा रही है कि रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस मिल जाए, पावर एंड एनर्जी इफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ, इमर्जिंग फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है आपका सेपा है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, उसके लिए सेपा की बात की गई है। अभी यूके की एप्लीकेशन है कि इसको वो ज्वाइन करना चाहता है, तो उस एप्लीकेशन को अभी रिव्यू किया जा रहा है। अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है, अभी ये है क्या। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की। ठीक है, 2018 में ये फोर्स में आया। पहले इसको ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बोलते थे। यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया था और उसके बाद में इसका नाम ही CPTPP हो गया था। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 11 कंट्रीज़ के बीच में। एशिया पैसिफिक कंट्रीज जो हैं वो इसकी पार्टनर हैं। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट और लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। इसके 11 मेंबर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रूनेई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। क्या हम पार्टनर हैं? तो ना जी भाई ना, हम इसके पार्टनर नहीं हैं। और बात करें तो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया और यूएस ने अभी इसको साइन किया है 1997 में। 1997 में हमने इसको साइन किया था। अब फिर से हमने इसको सुपरसीड करके इस वाले एग्रीमेंट को साइन किया है। पहले 1997 में किया था, फिर से किया है। ठीक है, ये साइन किया है। इसमें क्या करा जा रहा है कि जो एडिशनल हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो उसके इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए ही ये एग्रीमेंट आया है। ठीक है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है आपके डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी जो यूएस की है उसके लिए ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट इंडिया को प्रोवाइड करता रहे। इंडिया को 1974 से एक्टिवली यहाँ पर सपोर्ट मिल भी रहा है। फिर फ्रेंड शोरिंग प्लान, तो ये क्या है? तो यूएस जो है बहुत कीन है कि वो इंडिया के टाइज जो हैं फ्रेंड शोरिंग प्लान के अंदर और ज़्यादा डीप करें। फ्रेंड शोरिंग जो है ये यूएस से ने ही इस टर्म को लेकर आए हैं, जिसका मतलब होता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को और ज़्यादा इंसुलेट करेंगे। कोई भी डिस्ट्रप्शन, कोई भी इकोनॉमिक अगर कोई क्राइसिस होती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए। इसका आइडिया है कि जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हैं जिनकी शेयर्ड वैल्यू है वो इसका पार्ट बन सकती हैं और मैन्युफैक्चरिंग को उस ग्रुप के अंडर और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाई जा सकती है, ग्रीन एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सकती हैं। अब कुछ प्लेसेस हैं इंडो पैसिफिक रीजन के जो अभी न्यूज़ में रहे, उसको भी हम देखते हैं। पहले हम प्लेसिंग उसकी देख लें। तो यहाँ पर जो आपको आइलैंड दिख रहे हैं इसका नाम है सोलोमन आइलैंड। ठीक है, फिर आपको देखने को मिल जाएगा फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको फिजी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ईस्ट तिमोर है एंड दिस इज कुरिल आइलैंड्स। अब ये सब चीज़ें जो है सब जगह क्यों न्यूज़ में है इसको देखना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सोलोमन आइलैंड्स की। तो अभी क्या हुआ है कि एक डॉक्यूमेंट रिवील हुआ जिसमें पता चला है कि सोलोमन आइलैंड्स और चाइना जो है वो एक डील उन्होंने करी है कि वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर सिक्योरिटी कॉपरेशन करेंगे। ठीक है, तो सोलोमन आइलैंड और चाइना ने एक डील करी है सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए। सोलोमन आइलैंड जो है ये मेलानेशिया में देखने को मिल जाते हैं, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। इसके नेबर जो है वो पापुआ न्यू गिनिया है और बनाटू उसके नॉर्थ वेस्ट में मिल जाएगा। फिर है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर कोविड-19 का आउटब्रेक हो गया था। ठीक है, 2.5 सालों की सक्सेसफुली इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट किया था कि 2.5 सालों तक यहाँ पर कोविड-19 नहीं पहुँचा था, बट अब यहाँ पर कोविड-19 पहुँच चुका है। एक सॉवरेन आइलैंड नेशन है। ठीक है, और यूएस की एसोसिएट स्टेट भी है। यहाँ पर 4 आइलैंड्स हैं, चुक, कोरसे और पोनापे एंड येप। ठीक है, मैरीटाइम नेबर्स कौन कौन है? तो मार्शल आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनिया एंड गुआम इसके मैरीटाइम नेबर्स हैं। फिर बात करते हैं ईस्ट तिमोर की। तो अभी आसियान जो है, आसियान ग्रुप है, उसने एग्री किया है कि वो ईस्ट तिमोर को भी इसका 11वें मेंबर के तौर पर एडमिट करेगा। ठीक है, ईस्ट तिमोर जो है इसको ऑफिशियली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस बोलते हैं। ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। ठीक है, आपकी जो इंडोनेशिया आर्किपेलागो है उसके सदर्न मोस्ट एज में आपको ये ईस्ट तिमोर देखने को मिलता है। अभी हमने मैप में देखा था, इसको वेस्ट में इंडोनेशिया भी देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं फिजी की। तो अभी क्या हुआ है, सितिवेनी रायबुका जो है वो फिजी की पीएम बन चुके हैं। ठीक है, ये साउथ पैसिफिक में ये सिचुएटेड है। फिजी जो है इसको बोल सकते हैं 300 आइलैंड्स इन द सन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसका ये नाम है। अच्छा जी,
ओशियाना में ये लोकेटेड है। हवाई और न्यूजीलैंड के बीच में फिजी देखने को मिलता है। 3 बिगेस्ट आइलैंड इसके देखें तो विटी लेवू, बनुआ लेवू एंड ताबेनू। ठीक है, फिर बात करते हैं कोरल आइलैंड की। तो जापान के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिस्प्यूट आइलैंड्स हैं उसको रशिया ने इलीगली ऑक्युपाई कर लिया है। जापान जो है उसने इन आइलैंड्स को नदर्न टेरिटरीज बोला है और रशिया इसको सदर्न कोरल्स बोलता है। जापान इटुरो, कुनाशिर, सिकोतान और हावोमाई आइलैंड जो कोरल आइलैंड चेन में है उस पर अपना क्लेम करता है। ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं जो कि पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में स्ट्रेच करते हैं। जापान के होकाइडो के आसपास ही ये देखने को मिल जाते हैं। जो ये सी ऑफ ओकोस जो है उसको पैसिफिक ओशन से सेपरेट करते हैं। और इसी के साथ में हमारा जो पार्ट 3 है राइट वो होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप खुद को और ज़्यादा अपडेट कर पाएँ। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।